नमस्कार दोस्तों, अगस्त 1947 एक आदमी दिल्ली के बंद कमरे में बैठा था और नक्शे पे लाइनें खींच रहा था। उसके सामने थे कुछ पेपर और कुछ पॉपुलेशन टेबल्स और एक पेंसिल से जो लाइन खींच रहा था उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी वजह से 200 करोड़ लोग अपना घर छोड़ देंगे। वो नहीं जानता था कि इसके पीछे लाखों लोग मारे जाएंगे। उसे तो ये भी नहीं पता था कि जिस जगह पर वो लाइन खींच रहा है वो जगह है कहाँ पर। कुछ समय पहले इस आदमी ने ये भी नहीं देखा था कि इंडिया है कहाँ पर। इंडिया के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा था। इसको ये भी नहीं पता था कि पंजाब कहाँ पे और गुजरात कहाँ पे है। लेकिन ब्रिटिश सरकार को ऐसे ही एक आदमी की तलाश थी। ऐसा आदमी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर खींच सके, जो न्यूट्रल हो बिना किसी पाइस, जो ना कांग्रेस की तरफ हो और ना ही मुस्लिम लीग की तरफ हो। उन्हें ये आदमी मिल गया था, सर सिरिल रैडक्लिफ। ये एक बड़े जाने माने इंग्लिश लॉयर थे जो ब्रिटेन के उस वक्त सबसे रिस्पेक्टेड लीगल माइंड में से एक थे। बात असल में ये थी, कुछ हफ्ते पहले ही 3 जून 1947 शाम को 4 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर एक आवाज गूंजी। ये आवाज थी इंडिया के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। उन्होंने साफ शब्दों में अनाउंस किया था कि ब्रिटेन इंडिया छोड़ रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिल जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त थी, इस देश के 2 टुकड़े होंगे। No question of coercing any large areas in which one community has a majority to live against their will under a government in which another community has a majority. The only alternative to coercion is partition. इस समय तक कि ब्रिटिश को महसूस हो गया था कि बारूद से भरे जहाज पर बैठे हुए हैं जिसमें आग लग चुकी है। उनका मानना था कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। We are sat atop a volcano, and I can hear the rumblings. Our best option is to divide and quit at the earliest. और इसी जल्दबाजी में इतिहास का सबसे खतरनाक फैसला लिया, इंडिया को पार्टीशन करने का फैसला। बात यहाँ इंडिया और पाकिस्तान की नहीं थी, बल्कि 565 प्रेसिडेंट की भी थी, जिनमें से कईयों के राजा सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंस देश बनाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो इंडिया के नक्शे में 500 से ज्यादा छेद हो जाएंगे। आज की वीडियो में जानते हैं दोस्तों इस बॉर्डर की जानकारी गहराई से, क्यों ये लकीर लगाई गई, लाखों लोगों को यहाँ रेफ्यूजी बनना पड़ा, हरी स्केल पर वायलेंस को देखना पड़ा, कैसे यहाँ 565 राजाओं को बनाया गया। सोनी लिप पर दोस्तों फ्रीडम मिडनाइट सीजन रिलीज हुआ था। जबरदस्त शो है, देखा है तो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा। सीजन 1 में पूरी इंटरनल बताई थी, पूरी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आजादी से पहले। सीजन 2 में अब आपको पार्टीशन और इंटीग्रेशन ज्यादातर ऐसा ही दिखाया गया था कि जैसे कि असलियत में हुआ था। ये शो एक लेजेंडरी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट पर आधारित है। इस किताब को ओरिजिनली 1975 में पब्लिक किया गया था अमेरिकन फ्रेंच और ऑथर के द्वारा। दूर जाकर चेकआउट करना, और मुझे लगता है ये सही मौका है पूरी कहानी को आज के वीडियो में बताने का। पार्टीशन होने से पहले सवाल उठा कि दोनों देशों का नाम क्या होगा। मोहम्मद अली जिन्ना अपना देश का नाम पाकिस्तान चाहते थे, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि इंडिया का नाम इंडिया ही रहे। दोनों को इंडिया नाम से प्रॉब्लम थी। वो चाहते थे कि नाम यहाँ पाकिस्तान और हिंदुस्तान हो और साथ मिलाकर इंडिया कहा जाए। इन दोनों मुल्कों का नाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान, together they will constitute India. दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर का कहना था कि इंडिया से टूटकर पाकिस्तान बन रहा है, इंडिया अपना नाम क्यों बदले। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात माउंटबेटन के सामने रखी। उन्हें ये डिमांड लॉजिकल लगी थी और ये बात मान ली। मोहम्मद अली जिन्ना काफी अपसेट हुए। जरूरी सवाल यह था कि दोनों देशों में बंटवारा होगा तो बॉर्डर कहाँ रहेगा। नेहरू और जिन्ना आपस में इतना मिसट्रेस करते थे, किसी भी लाइन पर एग्री नहीं कर पाए थे। इसी रीजन पर ब्रिटेन ने लंदन से एक ऐसे आदमी को चुना जो को इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। ये आदमी थे सर सिरिल रैडक्लिफ। 8 जुलाई 1900 को मदद के लिए 4 एडवाइस दिए गए थे। कांग्रेस के थे और 2 मुस्लिम लीग के थे। ये लोग भी आपस में झगड़ते रहते थे। हालांकि मोटे तौर पे बंटवारे का प्रोसेस क्लियर था। जिनमें मुसलमान मेजोरिटी है वे पाकिस्तान में जाएंगे और जिन्हों में हिंदू और सिखों की मेजोरिटी है वो इंडिया में आएंगे। रैडक्लिफ के पास जो नक्शा था वो एग्जैक्ट नहीं था। पॉपुलेशन के आंकड़े भी उतने रियलाइज नहीं थे। 2 शहर सबसे बड़ी मुसीबत बनके रैडक्लिफ के सामने आए, कैलकाटा और लाहौर। कैलकाटा उन्हें इंडिया को दे दिया क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा थी, लेकिन लाहौर में 5 लाख हिंदू थे और 1 लाख सिख थे, 6 लाख मुस्लिम थे। किसी की भी साफ मेजोरिटी नहीं थी यहाँ पर। लाहौर लगा कि दोनों बड़े शहर इंडिया को दे दिए तो पाकिस्तान के पास मेजर अर्बन सेंटर नहीं रहेगा, इसलिए फाइनली उन्हें लाहौर पाकिस्तान को दिया। लेकिन दोस्तों देश का बंटवारा सिर्फ यहाँ जमीन नहीं था, हर चीज बांटनी थी। हर फाइल, हर फर्नीचर, सीलिंग फैन से लेकर हर बोर्ड पिन तक। बहुत अजीब गरीब केस देखने को मिला। 1947 में बंगाल सरकार ने इंग्लैंड से 60 बतखें मंगवाई। जुलाई 1947 में जब ये बतखें कैलकाटा पहुंची तो 250 पाउंड का बिल भी आया। लेकिन सवाल ये था कि बतखें है किसकी, वेस्ट बंगाल की या ईस्ट बंगाल की, या इन्हें 30-30 करके बांट दिया जाए। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसको रोक दिया। बतखें हाउस में निकलेक्टिव पड़ी रही और बत्तखों से लेकर टाइपराइटर तक और सोप केसेस से लेकर लाइब्रेरी बुक्स तक हर चीज पर लड़ाई देखने को मिली। रैडक्लिफ ने बॉर्डर बनाने के लिए अपनी 2000 पाउंड लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश एम्पायर के लिए अपनी ड्यूटी समझते हैं। Your Excellency, I was raised to believe that duty is above all else. लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि इसमें कितने लोगों की जिंदगियां तबाह होने वाली है। 13 अगस्त 1947 की शुरुआत माउंटबेटन को बाउंड्री कमीशन की रिपोर्ट दे दी। माउंटबेटन इस रिपोर्ट को सेव में लॉक करके रख देता है।
बात दरअसल ये थी कि 15 अगस्त तक ये इस फैसले को सीक्रेट रखना चाहते थे। इसका मानना था कि रेड क्लिफ ने जो भी डिसीजन लिया होगा उससे दोनों देश नाराज होंगे ही होंगे। माउंटबेटन को लगा था कि पहले ही देश के लोगों को देश का जश्न मना लेने दो, परेशानी आएगी बॉर्डर की और उससे बाद में निपट लेंगे। 15 अगस्त 1947 की सुबह दुनिया भर में इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी सेलिब्रेट की जाती, लेकिन करोड़ों लोग ये नहीं जानते थे कि हम किस देश के सिटीजन हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये नहीं पता था कि वहाँ उनको कहाँ रिपोर्ट करना है, दिल्ली में या कराची में। दिल्ली माउंटबेटन सील एनोबलेस में प्रधानमंत्री नेहरू और प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को बॉर्डर की रिपोर्ट देते हैं। उन्हें सजेस्ट करते हैं दोनों अलग अलग कमरे में जाकर इस रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करो और समझो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर क्या होगा। 2 घंटे तक अलग अलग कमरों में स्टडी करते हैं और बाद में जॉइंट मीटिंग के लिए माउंटबेटन से मिलते हैं। वे 2 घंटे बाद दोनों लौटे तो दोनों बहुत गुस्से। गुस्सा कई चीजों को लेकर था, पर कंट्रोवर्सी एक छोटे से शहर को लेकर थी, गुरदासपुर। ग्रेड क्लिफ ने रावी नदी की नेचुरल बाउंड्री को काउंट करते हुए इस मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को इंडिया में डाल दिया, क्योंकि बिना गुरदासपुर के इंडिया के पास कश्मीर तक कोई प्रैक्टिकल लैंड नहीं था और कश्मीर के पास कोई चॉइस नहीं बचती सिवाय पाकिस्तान में जाने के। पाकिस्तान की साइड इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अनइंटेंशनल ग्रेड क्लिफ की इस लाइन ने इंडिया को कश्मीर क्लेम करने का रास्ता दे दिया। 17 अगस्त 1947 को बाउंड्रियों को पब्लिक बताया जाता है दुनिया के सामने। पंजाब में इंसानों के इतिहास का सबसे बड़ा माइग्रेशन देखने को मिलता है। की इस लाइन ने 50 लाख से ज्यादा हिंदू और सिखों को पाकिस्तान पंजाब में छोड़ दिया। 50 लाख से ज्यादा हिंदू और सिखों को इंडिया पंजाब में छोड़ दिया। अब इन सबको अपना घर छोड़ उस देश में जाना था जो उनका था, ऐसा देश जैसा इनमें से ज्यादातर लोग कभी देखा भी नहीं था। पंजाब की सड़क पर धूल के गुब्बारे लिपटे हुए 50-50 मील लंबे इंसानों की कतारें चल रही थी। रेलगाड़ियों में बूढ़े लोग थे, बाप के कंधों पे बच्चे थे और सर पर सामान था, पूरी गृहस्थी था। यहाँ एक वीडियो देख सकते हो एक्चुअल फुटेज का जो माइग्रेशन के समय ली गई। तब लोग एक ऐसे देश की तरफ जा रहे थे जो उन्हें कभी देखा ही नहीं था, तो जाहिर सी बात है लोग बहुत नाराज थे। सरकार ने शांति बनाए रखने के लिए पंजाब बाउंड्री फोर्स बनाई थी। 55,000 से ज्यादा सोल्जर्स की आर्मी जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगी। जनरल ने एक बाउंड्री फोर्स बनाने का प्रपोजल रखा है। बाउंड्री, यस सर। लेकिन 55,000 सोल्जर्स 2 करोड़ लोगों के सामने कुछ भी नहीं थे। जो मेडनेस यहाँ पर देखी गई सबसे डरावना एग्जाम्पल था ट्रेन, जिन्हें लोगों ने गोश्त ट्रेन कहा। 15 अगस्त की शाम को अमृतसर रेलवे स्टेशन पर लाहौर से आने वाली ट्रेन डाउन एक्सप्रेस का इंतजार। आमतौर पर लोग हर ट्रेन के दरवाजे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं। अफरा तफरी का माहौल रहता है। ये ट्रेन जब आई ऐसा कुछ भी नहीं था। इस ट्रेन से कोई उतरा तक नहीं। एक बहुत बड़ा भयानक सन्नाटा था। दरवाजा खोला गया तो पता चला ये ट्रेन लाशों से भरी पड़ी है। इस ट्रेन की दीवारों पे चौक से बड़े बड़े अक्षरों से लिखा पड़ा था, इस ट्रेन इज आवर इंडिपेंडेंस गिफ्ट नेहरू एंड पटेल। लेकिन ये इकलौती ट्रेन नहीं थी। ऐसी ट्रेन दोनों तरफ से आ रही थी, पाकिस्तान से इंडिया और इंडिया से पाकिस्तान। इतने मुश्किल हालातों के बावजूद भी सरकार असली माइंडवेयर पंजाब नहीं था बल्कि कैलकट्टा था। होम मिनिस्टर के पास सोच रहा है ये कलकत्ता के हिंदू डायरेक्ट एक्शन देगा, बदला देगा। पंजाब के लिए तो फिर भी उन्होंने एक 55,000 की बाउंड फोर्स बनाई थी। कैलकट्टा में तो उनके पास कुछ भी नहीं था। माउंटबेटन जानते थे कि कैलकट्टा के स्लम्स कंजेस्टेड बाजार में एक बार वायलेंस शुरू हो गया कोई भी आर्मी उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। Streets of Calcutta are very different from the fields. If violence breaks out, the number of troops we have will not matter. The force will be able to contain it. कैलकट्टा में वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए में एक मेडिकल चाहिए था, चमत्कार। इसलिए जुलाई के आखिर में माउंटबेटन मिलने गए थे महात्मा गांधी से। माउंटबेटन ने एक अजीब सी रिक्वेस्ट करी। उन्होंने कहा अपनी पर्सनैलिटी नॉन वायरल आइडियल वे कर सकते हैं जो कोई भी आर्मी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा आप कोलकाता में हमारी मदद करें, यू विल बी माई 1 मैन बाउंड्री फोर्स। 13 अगस्त को महात्मा गांधी कैलकट्टा पहुंचे। रहने के लिए उन्हें बेलिया घाटा का हैदरी हाउस चुना, एक एबेंडियन टूटा फूटा सा घर। लेकिन सबसे शौकीन बात यह थी कि शाहिद सुहरावर्दी के साथ रहना शुरू की। वही सुहरावर्दी जिसे हिंदूज बूचर कैलकट्टिया ये अगस्त 1946 में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और डायरेक्ट एक्सीडेंट पर हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार भी थे। लेकिन अब सुहरावर्दी को कैलकट्टा के मुस्लिमों की जान बचा गांधी जी की जरूरत थी। गांधी जी ने उसके सामने 2 शर्तें लिखी थी। पहली ये थी सुहरावर्दी को गोवा कली के मुस्लिम से एक प्लेज लेना होगा कि वो वहाँ हिंदुओं को सेफ रखेंगे, हिंदू मारा गया उसके खिलाफ आमरण अनशन करेंगे। दूसरी शर्त थी कि सुहरावर्दी को गांधी के साथ उसके घर में रहना होगा बिना किसी हथियार के और बिना किसी सिक्योरिटी के। इस प्लान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गांधी के सपोर्टर भी उनसे नाराज हो गए। लेकिन इसी की वजह से 15 अगस्त को एक चमत्कार हुआ। कोई भी दंगा नहीं देखा गया था। लोग एक दूसरे के दुश्मन बने, वो एक दूसरे से सड़कों पर गले मिलने लग गए।
16 दिन तक कोई वायलेंस नहीं हुआ था, फिर धीरे धीरे पंजाब से आने वाली हॉरर स्टोरी कैलकत्ता पहुंच गई और वहां भी हिंसा भड़कने लगी। हेनरी हाउस से थोड़ी ही दूर 2 हैंड ग्रेनेड्स एक ट्रक पर फेंक गए थे और मुस्लिम्स को ले जा रहे थे। गांधी तुरंत वहां पहुंच गए थे। उसी रात गांधी अनाउंसमेंट करते हैं कैलकत्ता में शांति बनाए रखने के लिए गांधी जी आमरण अनशन करने वाले थे। कलकत्ता ब्यूरो से खबर आई है कि शहर में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 78 वर्षीय गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया है। 1 सितंबर 1947 गांधी जी अपना फास्ट शुरू करते हैं। इनके अंदर अंदर ही वो बहुत कमजोर हो जाते हैं। वो इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनकी आवाज भी नहीं निकल रही। ये खबर फैलने लगी, बापू बीमार है। कलकत्ता में बदलने लगा। लोग बापू की तस्वीर लेकर सड़कों पर निकलने लगे। जैसे जैसे ये खबर फैली गांधी बहुत बीमार है के समर्थक में हिंदू और मुस्लिम साथ में आ गए। आम लोग घर से घर जाकर अपील करने लगे, प्लीज वायलेंस रोक दो। और फिर कुछ ऐसा हुआ दोस्तों 27 गुंडे दंगों में भाग लिया था। वो हैदरी हाउस आए और गांधी जी के सामने अपनी गलतियों को बताने लगे। वो गुंडे भी आए जो मुस्लिम मजदूरों को मारने वाले दोषी थे। चाकू, बंदूक, सभी हथियार गांधी जी के पैरों में रख दिए। गांधी ने कहा, जिनको तुमने सताया है अब उनकी तुम रक्षा करो। जिन मुसलमानों को मारने के लिए हथियार उठाए थे अब उनके घर के बाहर जाके पहरा दो। 4 सितंबर की शाम को 73 घंटों के बाद गांधी जी अपना फास्ट तोड़ते हैं। इस मेडिकल ऑफ कलकत्ता बोला जाता है। हम 55,000 पुलिस फोर्स की व्यवस्था नहीं कर पाए। उस बूढ़े इंसान ने बिना किसी हथियार उठाए बिना कर दिखाया। चीज इतनी अनबिलीवेबल थी, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों। फोन से लेकर जब तक गांधी जी जिंदा रहे तब जी कोलकाता में कोई केमिकल राइड नहीं मिला। The miracle, as many Indians describe it, was eventually accomplished. For Gandhi himself, the lifelong preacher of non-violence, it must indeed have been a time for लेकिन पार्टीशन पर वापस आए तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच नहीं हो रही थी। 1947 में 500 से भी ज्यादा प्रिंसी स्टेट रजवाड़े थे। ब्रिटिश इंडिया की ज्योग्राफी में बिखरे हुए थे और कई दशकों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर ट्रीटीज थोपी थी। इस कंपनी को पेवरमाउंट माना गया था। लीगली ये राज्य नवाब से मारा जाते थे और सारा काम ब्रिटिश डिसाइड करते थे। राजाओं को राजा बनाने के बदले ये ब्रिटिश भारी सब्सिडी देते थे। पॉलिटिकल डिपेंडेंस के साथ इकोनॉमिक डिपेंडेंस भी थी। रॉ मटेरियल से इंडस्ट्री, गुड और नौकरियां सब कुछ थी। सब कुछ ब्रिटिश इंडिया पर निर्भर था। लेकिन 1946 कैबिनेट मिशन आया तो उसने लेकिन हिंदू मुस्लिम के सवाल पर फोकस किया। प्रिंसी स्टेट का जिक्र तक नहीं किया। 3 जून 1947 को अनाउंस किया कि वो जा रहे हैं, यहाँ पर 2 अलग देश डोमिनियन बनेंगे। इस वक्त भी ये क्लियर नहीं था कि प्रिंसी स्टेट का क्या होगा। इसी एम्बिग्युइटी के चलते हुए कुछ राजाओं ने इंडिपेंडेंस देश बनाने की सपने शुरू कर दिए थे। इन रजवाड़ों का कहना था कि ब्रिटिश को यह पावर दी थी, अब जब ब्रिटिश जाए तो हमारी पावर वापस देके जाए। 565 प्रिंसली स्टेट थी। ज्यादातर छोटे छोटे रीजन थे इंडिया के पास में से, लेकिन हैदराबाद और कश्मीर भी इन देशों में जॉइंट थे। हैदराबाद और कश्मीर जॉइंट स्टेट में इंडिपेंडेंस बन जाते हैं। कई देशों से ज्यादा बड़े होते हैं शायद, और ऊपर से ये आज़ाद हो जाते हैं शायद, तो इंडिया का नक्शा एक स्विच सील जैसा दिखाई देता। सरदार पटेल जानते थे कि ये राज्य इंडिपेंडेंस हो गए तो इंडिया कभी सर्वे नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्टेट को मिलाने की जिम्मेदारी इसने अपने खुद के ऊपर ली। 1000 परेशानियां बराबर, उसमें से 500 ने 65 कम कर दो, घटा दो। और रजवाड़ों को मुझे और मैनन साहब को माउंटबेटन सरदार को डील प्रपोज करते हैं। कांग्रेस इन राजा महाराजाओं को उनके टाइटल, उनके महल और उनके प्रिविलेज और ये सारे प्रिविलेज रखने दे तो इन राजाओं को 15 अगस्त से पहले इंडिया ज्वाइन करने के लिए माउंटबेटन खुद कन्विंस कर लेंगे। इन प्रिंसली स्टेट को एप्पल की एनालॉजी दी और हर प्रिंसली स्टेट के लिए एक एप्पल। सरदार पटेल ने कहा माउंटबेटन उनको एप्पल से भरी बास्केट ला के देंगे तो वो इन्हें लेने को तैयार हैं। माउंटबेटन ने कहा इनमें से 6 को छोड़कर सारों को मैं ले आऊंगा। 565 - 6 माउंटबेटन को 549 से तोड़ने थे 15 अगस्त से पहले। इन सब के बीच जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन को ऑफर करते हैं। वो आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। सोचिए, जिस ब्रिटिश वायसराय ने अभी देश का बंटवारा करवाया है उसी को इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट दे दिया जाए। यह नेहरू की तरफ से कोई फ्लैटरी नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी हुई एक चाल थी, स्ट्रेटेजी। दोनों नेहरू और पटेल जानते थे कि बेटन के पास इस क्राउन का कनेक्शन है, राजाओं पर इन्फ्लुएंस है। प्रिंसली स्टेट का मर्जर का डिवीजन कश्मीर फ्रेंडली माउंटबेटन बहुत काम आ सकता था। माउंटबेटन ब्रिटेन के राजा का कले, हम ठहरे सड़कों वाले, वो ठहरे महलों वाले। तो महलों वालों को महलों वालों की भाषा जल्दी समझ में आवे ऐसी संभावना ज्यादा है। लेकिन पाकिस्तान ने इसका उल्टा किया। जिन्ना ने खुद को ही गवर्नर जनरल बना लिया। माउंटबेटन ने उससे कहा और समझाया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन असली पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बनना था गवर्नर जनरल की जगह, लेकिन जिन्ना नहीं माने। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर will do as I say। तो कुछ इस तरह माउंटबेटन इंडिया के गवर्नर जनरल बने और उन्हें एक एक करके इंडिया ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया।
इसके अलावा सरदार पटेल ने इस काम को एक ऐसे आदमी को दिया, सबसे पावरफुल सिविल सर्वेंट में से एक। इनका नाम था वीपी मेनन। ये माउंटबेटन के एडवाइजर भी रहे थे, जिससे वो माउंटबेटन और पटेल के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट भी कर सकते थे। पटेल को एक ऐसा आदमी चाहिए था राजाओं से बात कर सके, उन्हें समझा सके, जरूरत पड़ने पर उन्हें डरा भी सके। बेटर और वीपी मेनन ने करके राजाओं से मिलने लगते हैं, उसको डराया जाता है, उसको धमकाया जाता है और उसको व्हील्स दिए जाते हैं और वे मोटे मोटे तौर पर माउंटबेटन की बात को मान जाते हैं। अपने टाइटल और अपने महल रख दिए जाते हैं, अपने प्रीवी पर्सन रख दिए जाते हैं। इसके चलते हुए ज्यादातर राजा महाराजा साइन कर देते हैं। इंडिया का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाना पेनफुल था। सेंट्रल इंडिया के राजा ने साइन हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। पंजाब के 8 राजाओं ने एक साथ साइन किया, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे किसी की क्रिमिसन में गया हो। सबसे ड्रामेटिक सीन दोस्तों जोधपुर के यंग महाराजा के साथ देखने को मिला। कांग्रेस के सोशलिस्ट राज में वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। जोधपुर के महाराजा के साथ सीक्रेटली जिन्ना से मिलने चले गए थे। जिन्ना ने उन्हें बदले में ब्लैंक पेपर दिया, जो कंडीशन लिखनी है वो लिखो और मैं साइन कर दूंगा। लेकिन ये बात किसी तरीके से वीपी मेनन को पता चल जाता है और तुरंत माउंटबेटन को वहाँ बुलाया और महाराजाओं को समझाया और फाइनली वो साइन करने के लिए राजी हो गया। एक तोहफा हमारी तरफ से मिलेगा। लेकिन साइन करने के एकदम बाद जोधपुर के महाराजा ने मिनी पिस्तौल वीपी मेनन के सर पर मार दी। आपको कह दें जिससे ये बहुत डर गए। इनके मन में ये बात बिठा दी गई, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला एक्ट होगा। हिंदुस्तान की सरकार आपके कुत्तों को जहर खिला के मारना चाहती है। इन्हें कहा गया कि अगर इंडिया के साथ हिस्सा बन गए तो अपने कुत्तों के साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए 14 अगस्त 1947 को जूनागढ़ अनाउंस करता है कि वो पाकिस्तान में शामिल होगा। पाकिस्तान ने कई दिनों तक तो कुछ नहीं किया, तो 13 सितंबर 1947 उसने जूनागढ़ का सेशन एक्सेप्ट कर लिया। Mr. Jinnah has formally accepted Junagढ़'s accession. ना असलियत में जूनागढ़ को कश्मीर के लिए एक बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। सरदार पटेल ने तुरंत इंडियन आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर ले। ये देखकर नवाब डर गए और फिर प्लेन में कराची भाग गए अपने कुत्तों के साथ। 9 नवंबर 1947 जूनागढ़ फाइनली इंडिया में शामिल हो गया। यहाँ पर एक प्लेबिसाइट भी करवाया। इसमें लोगों से पूछा जाता है, 91% लोगों का कहना था वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और उसके लिए वोट किया। लेकिन सबसे बड़ा से जो टोकरी से बाहर था कश्मीर का केस जूनागढ़ से बिल्कुल अलग था, उल्टा था। जूनागढ़ में नवाब मुस्लिम थे और पॉपुलेशन हिंदू, कश्मीर में महाराजा हिंदू थे और मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी। हरि सिंह एक आज़ाद कश्मीर देश का सपना देख रहे थे। जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन से मिलते हैं। माउंटबेटन उन्हें कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन को देखते हुए उन्हें पाकिस्तान में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन हरि सिंह ने साफ मना कर दिया। फिर माउंटबेटन कहते हैं पाकिस्तान में नहीं जाना तो इंडिया का हिस्सा बन जाओ, लेकिन हरि सिंह बोले वो भी नहीं, मुझे अपना आज़ाद देश चाहिए। माउंटबेटन ने उसे वार्निंग दी, जल्दी फैसला नहीं लिया तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान युद्ध का कारण बनेगा। लेकिन हरि सिंह डस से मस नहीं हुए। Hurry. You've got 24 hours. Or I'm opening the gates and letting the protesters in. And I am not bluffing. इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे पूरी इक्वेशन बदल जाती है। 24 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने ब्रिटिश मिलिट्री सेक्रेटरी विलियम ब्रिनी को रिक्वेस्ट भेजी कश्मीर में 2 हफ्ते की छुट्टी अरेंज करने के लिए, लेकिन हरि सिंह ने इसे साफ मना कर दिया। सितंबर 1947 लाहौर में एक सीक्रेट मीटिंग होती है जिसका एजेंडा था हरि सिंह को कैसे पाकिस्तान में ज्वाइन करने के लिए मजबूर किया जाए। प्लान बनाया जाता है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर पठान राइटमैन को भेजकर कश्मीर पर हमला करा दिया। ये वो वॉरियर्स थे जिनसे अंग्रेज भी डरते थे। इसके लिए इन ट्राइबल कश्मीर के बाजार लूटने का लालच भी दिया जाता है, लेकिन यही लूट का वादा आगे चलकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। 24 अक्टूबर 1947 के दिन श्रीनगर पैलेस में अचानक अंधेरा छा गया। पूरे श्रीनगर को बिजली देने वाला माहुरा पावर स्टेशन पठान ने मांट लगाकर उड़ा दिया गया। हरि सिंह की अपनी आर्मी या तो भाग गई, इन्वेटर से जाकर मिल गई थी। पहले बिजली चली गई, अब ये फोन लाइन्स और ये दशहरा की रात को। कोई बताओ ये क्या हो रहा है? कबायली घुसपैठियों ने महुरा पावर स्टेशन पे हमला कर दिया है। तो हमारी फौज से कहो उन्हें रोके। कौन सी फौज से कहूँ महाराज, हमारी कोई फौज बची नहीं अब। ऑफर मांगते हैं और इस ऑफर को देखकर जवाहरलाल नेहरू बड़े खुश होते हैं। महाराजा को इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन साइन करने को कहा जाता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाए और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह इसको साइन कर भी देते हैं। सत्ताईस अक्टूबर की सुबह इंडिया का पहला मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होता है। 329 सोल्जर श्रीनगर उतरते हैं। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ कि पठान अपना असली मकसद भूलकर लूटपाट बिजी हो गए थे। इनका ओरिजिनल प्लान था श्रीनगर पे कब्जा करना ताकि इंडियन आर्मी वहाँ लैंड नहीं कर पाए। श्रीनगर पहुंचकर एयरपोर्ट पर कब्जा करने का प्लान था ताकि हिंदुस्तानी एयरफोर्स वहां लैंड न कर पाए, लेकिन बारामुल्ला में फंस गए।
लेकिन बारामुल्ला में ये लूटपाट करने में इतना बिजी हो गए थे कि श्रीनगर से केवल 30 मील पहले ही इन्होंने वहाँ का बाजार लूटना शुरू कर दिया। सेंट जॉर्जेस कॉन्वेंट पर हमला कर दिया और गलत के साथ रेप किया गया। ये ब्रूटैलिटी ये घंटों तक बारामुल्ला में रोक रखी और इसी देरी की वजह से इंडियन आर्मी श्रीनगर एयरपोर्ट को सैकड़ों कर पाती है और बाद में चलकर इसी वजह से कश्मीर कभी जिन्ना का नहीं हो पाता। गलती मेरी है, मैंने तुम्हें प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दी। तुम्हारी इस बेवकूफी की कीमत हमें कश्मीर खोकर अदा करनी पड़ेगी। इंडियन आर्मी के कश्मीर पहुंचने पर भड़क गए और उन्होंने अपनी आर्मी को मैच करने का आदेश दिया, लेकिन इस वक्त तक दोनों इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को ब्रिटिश ऑफिसर लीड कर रहे थे। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिटिश कमांडर इन चीफ ने जिन्ना का आदेश मानने से मना कर दिया, लेकिन जिन्ना हार मानने वालों में से नहीं थे। इन्होंने अपने लोगों से कहा कि ट्राइबल सिनेटर्स के रूप में पाकिस्तान आर्मी को भेजा जाए। कबायलियों के भेस में अपने सिपाहियों को भेज दो। इंडियन आर्मी ने और इस वक्त श्रीनगर के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव रिंग बना ली और वहाँ 4000 ट्रूप्स थे मशीन गन्स के साथ और श्रीनगर सेफ हो चुका था। धीरे धीरे करके बाकी कुछ दिनों में आर्मी ने वैली से बाकी इन्वेडर्स को बाहर निकाल दिया। 8 नवंबर को बारामुल्ला वापस ले लिया गया था। 4 दिन बाद माउंट शाह कैप्चर कर लिया गया। अगले दिन पूरे भी आ गया। 1 जनवरी साल 1948 माउंट बेटन की सलाह पर इंडिया कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशन में ले गया। इंडिया का कहना था कि कश्मीर लीगली हमारा है और यूनाइटेड नेशन को पाकिस्तान के इलीगली ऑक्यूपेशन को खत्म करने में मदद की जानी चाहिए। इसके ठीक 1 साल बाद साल 1949 को सीज फायर हो जाता है। जहां जिसकी आर्मी खड़ी थी वहीं लाइन खींच दी जाती है और इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा जाता है। यही लाइन ऑफ कंट्रोल बन जाती है। कश्मीर जो पूरा इंडिया का था, एक हिस्से पर पाकिस्तान नाजायज कब्जा कर लेता है। इसी के साथ ही इंडिया का नक्शा आज की जैसा दिखाई देता है। कुछ और फ्रेंच पोर्चुगीज कॉलोनीज भी बची थी जो अगले कुछ सालों में जाकर इंडिया में शामिल हो गई। उनकी कहानी अपनी अलग है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। कभी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। और इसके बाद सिर्फ एक और हिस्सा था जो 1975 में जाकर ही इंडिया में शामिल हो गया। सिक्किम नाम का एक अलग किंगडम। वहाँ रेफरेंडम कराया जाता है। 97.55% वोट्स के साथ लोग प्रेफर करते हैं भारत में शामिल होना। Sikkim has officially become part of India today, ending centuries of independent rule after the overwhelming 1975 referendum paved the way for full statehood within the Indian Federation. इंडिया को बनाने की ये कहानी बहुत लंबी है। अगर सरदार पटेल और वीपी मनन नहीं होते तो इंडिया का नक्शा कुछ इस तरह दिखाई देता। एक देश के अंदर और कई सारे देश, कोई नेशनल आर्मी नहीं होती, कोई नेशनल करेंसी शायद नहीं होती। पार्टीशन एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इंटीग्रेशन एक मेडिसिन था। दोनों एक साथ हुए। यही है साल 1947 की असली कहानी दोस्तों। अगर ये कहानी आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो सोनी लिप पर जाकर फ्रीडम इट मिडनाइट शो जरूर देखना। और अगर आज़ादी से पहले 1 साल की कहानी डिटेल से जानना चाहते हो, 1946 से 1947 में क्या चल रहा था, क्या इंटरनल पॉलिसी हो रही थी कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच में,